द क्रिटिकल पैट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद। आज एक दफ़ा फिर अमेरिका से मेरे साथ शरीके गुफ्तगू हैं ऋषि भारद्वाज जी। ऋषि अमेरिका में पीएचडी कर रहे हैं और इनकी हिस्ट्री और पॉलिटिक्स पर गहरी नज़र है। ऋषि जी, आज मैं बात करना चाह रहा हूँ पाकिस्तान की हिस्टोरियोग्राफी के हवाले से कि पाकिस्तान में किस तरह से हिस्ट्री लिखी जाती है और उसके मेन जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो क्या हैं। तो अगर हम सर सैयद से शुरू करें, क्योंकि पाकिस्तान के 3 बड़े हीरो हैं, जिन्ना, इकबाल एंड सर सैयद। तो इनमें सबसे पहले सर सैयद थे। तो सर सैयद को कैसे देखा जाता है इंडिया में, और अगर ये मैं पूछूं आपसे कि इंडियन व्यू क्या है सर सैयद के हवाले से, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, पाकिस्तान की जो हिस्टोरियोग्राफी है और पूरा पाकिस्तान मूवमेंट, इट वाज फुल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस। और इसीलिए वही कॉन्ट्राडिक्शन आज की पाकिस्तानी सोसाइटी में और पाकिस्तानी जो है स्टेट में भी आपको देखने को मिल जाता है। सर सैयद अहमद खान को जो मतलब लाइक वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ पाकिस्तान है, ही वाज आल्सो फुल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस। क्योंकि एक तरफ तो वो काफी मॉडर्निटी और जो है काफी डेमोक्रेसी और ये सब बातें करते थे, बट ही वाज एन एंटी डेमोक्रेटिक पर्सन इन अ सेंस कि उन्होंने जो अपनी स्पीचेस जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की फाउंडेशन थी 1885 में, उसके बाद जो उनकी स्पीचेस हैं उसमें जो उन्होंने कहा कि जी इंडिया में तो डेमोक्रेसी सुटेबल नहीं है क्योंकि हिंदुओं के पास 75-80% वोट रहेंगे और मुसलमान तो माइनॉरिटी में रहेंगे, इसीलिए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी तो इंडिया के लिए सुटेबल है ही नहीं। तो इसीलिए हमेशा अंग्रेजों का ही रूल इंडिया पर रहना चाहिए, और अंग्रेज तो पीपल ऑफ द बुक हैं, और ये इस्लाम में है कि जो भी रूलर है उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। सो दे शुड बी रिस्पेक्टेड, और इंडिया पर हमेशा ब्रिटिश रूल रहना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार ब्रिटिश चलेगा इंडिया से तो इंडिया में फिर डेमोक्रेसी आ जाएगी, और उसका मतलब ये होगा कि हिंदू मेजोरिटी में आ जाएंगे। सो दिस इज लाइक कंप्लीटली एंटी डेमोक्रेसी स्टैंड। और अच्छा, एक तरफ तो काफी वो मॉडर्निज्म की बातें करते थे, बट दूसरी तरफ वो कास्ट सिस्टम में भी काफी ज्यादा बिलीव करते थे। उन्होंने ये कहा कि अगर जी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होने लगे रिक्रूटमेंट के लिए सिविल सर्विसेज में, तो इससे तो लो कास्ट के लोग भी हो सकता है काफी सारे आ जाएं सिविल सर्विसेज में। तो ही अपोज्ड कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स फॉर सिविल सर्विसेज। सो लाइक ही वाज लाइक फुल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस, और वही कॉन्ट्राडिक्शन आपको इकबाल की पर्सनैलिटी में भी देखने को मिलता है, और वही कॉन्ट्राडिक्शंस आपको जिन्ना की पर्सनैलिटी में भी देखने को मिलते हैं। इकबाल भी काफी जो है लाइक ही वाज वेरी कॉम्प्लेक्स इंडिविजुअल, क्योंकि एक तरफ तो इकबाल जो है खुद को कहते थे कि मैं तो ब्राह्मण की औलाद हूँ, ब्राह्मण ज्यादा, लाइक ही वाज प्राउड ऑफ हिज ब्राह्मण एंसेस्टरी। और दूसरी तरफ उन्होंने पार्टीशन की बात की और 1930 की स्पीच में कहा कि इंडिया का पार्टीशन जो है वो होना चाहिए, और डेस्टिनी मुसलमानों की ये है नॉर्थ वेस्ट में कि एक अलग स्टेट बने। उसके बाद फिर उससे मुकर गए कि नहीं जी नहीं, मैं तो अलग जो है कंट्री की बात ही नहीं कर रहा था। So he was also a casteist, and he was also against women education also, अल्लामा इकबाल। तो इकबाल की भी पर्सनालिटी में आपको काफी कॉन्ट्रडिक्शंस देखने को मिल जाते हैं, और मोहम्मद अली जिन्ना की पर्सनालिटी तो कॉन्ट्रडिक्शन से भरी हुई है ही, कि एक तरफ वो कह रहे थे कि हिंदू मुस्लिम एक साथ रह ही नहीं सकते, ये कोई एक नेशन बना ही नहीं सकते, और फिर पूरा पाकिस्तान मूवमेंट इसी पर चला। और फिर उन्होंने कहा 11 अगस्त की स्पीच में कि नहीं, सब एक बराबर हैं, हिंदू मुसलमान आप सब आजाद हैं अपने मंदिर जाने के लिए, मस्जिद जाने के लिए, चर्च जाने के लिए। सो यू कैन सी दैट ही वाज फुल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस। और फिर उन्होंने बात की इस्लामिक सोशलिज्म की बात की, इस्लामिक सोशलिज्म, बट इसको भी कभी डिफाइन नहीं किया कि इस्लामिक सोशलिज्म क्या है, और इस पर भी काफी कंट्रोवर्सी है कि सोशलिज्म इस्लाम में अलाउड है या नहीं है। So you can see, the whole Pakistan movement was an anti-democratic movement, जो कि डेमोक्रेसी के सख्त खिलाफ था, और इट वाज फुल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस एंड कॉम्प्लेक्सिटीज, और वही चीजें आज की पाकिस्तानी सोसाइटी में भी आपको देखने को मिलती हैं। ऋषि, आपको ये पता है कि पाकिस्तान में एक चीज़ पे बहुत एम्फेसिस है कि सर सैयद अहमद खान जो थे वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी पे यकीन रखते थे, लेकिन जब उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी हुई, बनारस के कुछ हिंदुओं ने ये कहा, उनकी ट्रांसफ़र बनारस हुई 1867 में,
तो उन्होंने कहा कि हिंदी होना चाहिए, स्क्रिप्ट जो है ना, जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो देवनागरी स्क्रिप्ट में उर्दू लिखी जानी चाहिए, जिसको वो हिंदी कहते थे। तो उस पे सर सैयद ने बहुत अपोजिशन की उसकी, और उस पे उन्होंने कहा कि अब जो है ये दो कौमें जो हैं, दो कम्युनिटीज़, ये इकट्ठी कभी काम नहीं कर सकेंगी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि उन्होंने पंजाब का जब विजिट किया उसके बाद, यस, 1884 में, बड़े शहरों में गए, ट्रेन से सफ़र किया उन्होंने, तो उसमें उन्होंने हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बहुत स्ट्रांगली एडवोकेसी की, और यहाँ तक भी कहा कि हिंदू और मुसलमान जो हैं वो एक खूबसूरत दुल्हन जो है उसकी दो आंखों की उसकी तरह है। तरह, दो आंखों की तरह है, यस। जी, तो आप कैसे देखते हैं इस कंट्रोवर्सी को? या लाइक मैंने कहा, दीज वर कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटीज, तो कॉम्प्लेक्स और कॉन्ट्राडिक्शंस तो इनकी पूरी लाइफ में आपको ये देखने को मिल जाता है। सैयद अहमद खान हो, अल्लामा इकबाल हो, या मोहम्मद अली जिन्ना हो, तो ये कॉन्ट्राडिक्शंस इनकी लाइफ में, ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं डेमोक्रेसी की और सोशलिज्म की और मॉडर्निटी की, बट जो इन लोगों की पॉलिटिक्स है दैट इज कंप्लीटली अगेंस्ट, और जो इनके व्यूज हैं, जो ओवरऑल लाइफ की फिलोसफी है, इट इज कंप्लीटली अगेंस्ट डेमोक्रेसी एंड मॉडर्निटी। लेकिन बहुत से लोग ये कहेंगे कि जी कौन सा बंदा है, कौन सा इंसान है जिसकी जिंदगी में कॉन्ट्राडिक्शंस नहीं है। नहीं, तो इतने ग्लेरिंग कॉन्ट्राडिक्शंस नहीं होते हैं सर, ये तो काफी ग्लेरिंग कॉन्ट्राडिक्शन है, ये तो मतलब रेकंसाइल हो ही नहीं सकते हैं कि आप जो है पूरी लाइफ जो है आप बात करें कि हम जो है अलग नेशन बनाएंगे, अलग नेशन बनाएंगे, और फिर एक दिन आप अचानक से कह दें कि नहीं जी, नहीं, सब एक बराबर हैं। तो फिर आपने नेशन ही क्यों बनाया जब सब एक बराबर हैं? तो अगर आपको सेक्युलर कंट्री ही बनानी थी तो फिर आपने नेशन ही अलग से क्यों बनाया रिलीजन के नाम पे? उसका आपको पता है ना कि पाकिस्तानी जो है एक जो क्या जवाब देगा, एक एक टिपिकल पाकिस्तानी, वो ये कहेगा कि हमें खतरा था हिंदू डोमिनेशन का, इसलिए हमने मुल्क बनाया, और हम हिंदुओं को इक्वल राइट्स देना चाहते हैं, फेयर राइट्स देना चाहते हैं, तो हमने मुल्क इसलिए बनाया कि हमें हिंदू डोमिनेशन का खतरा था। तो क्या आज पाकिस्तान में नॉन मुस्लिम्स को इक्वल राइट्स हैं? क्या कोई हिंदू या क्रिश्चियन वहां पे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट बन सकता है? आपके यहाँ तो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्वालिफिकेशंस हैं, सो हाउ कैन यू क्लेम दैट आपके यहाँ सबको बराबर के राइट्स दिए जाते हैं? पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो फुल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस। नहीं, एक वो तरफ तो देखिए आप ना, इक्वालिटी की बात करते हैं और दूसरी तरफ रिलीजियस बेसिस पे आप जो है लोगों को जो है डिस्क्वालीफाई कर देते हैं फ्रॉम द हाईएस्ट पोस्ट इन द कंट्री। जबकि इंडिया में तो ऐसा नहीं है, अमेरिका में भी ऐसा नहीं है कि इंडिया में ऐसा नहीं है कि कोई हिंदू ही प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बन सकता है, अमेरिका में ऐसा नहीं है कि कोई क्रिश्चियन ही प्रेसिडेंट बन सकता है, इवन ब्रिटेन के अभी प्राइम मिनिस्टर वो एक हिंदू हैं। सो यू कैन सी, वो कॉन्ट्रडिक्शंस पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन में भी आ गए। तो वही बात है ना कि बहुत से यूरोपियन मुल्कों में भी इस तरह की रिलीजन की क्वालिफिकेशन लगाई गई है। मसलन जो किंग है वो एक ख़ास सेक्ट से होना चाहिए, ख़ास रिलीजन से होना चाहिए। जो ब्रिटिश क्वीन है, इंग्लिश क्वीन, वो एक ख़ास सेक्ट से ताल्लुक़ रखती है, वो डिफेंडर ऑफ द फेथ भी होती है, किंग या क्वीन जो भी हो। बट वो टिटुलर पोस्ट है सर, जो असली पावर तो प्राइम मिनिस्टर के पास है, मोनार्क के पास कोई भी पावर नहीं है ग्रेट ब्रिटेन में। और एक्चुअली पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन 1956 में प्राइम मिनिस्टर के लिए कोई ऐसा जो है एलिजिबिलिटी नहीं थी कि मुस्लिम होना ही चाहिए। ये जो बाद के कॉन्स्टिट्यूशन आया 1973 में, इसमें एक और जो है क्वालिफिकेशन बढ़ा दी गई, तो इसमें ये हो अच्छा, गया कि यस। तो ये बताइएगा कि हमारी जो है तारीख, उसमें ये बताया जाता है कि जिन्ना साहब जो थे ना, हिंदू मुस्लिम यूनिटी के वो थे, एम्बेसडर थे, और वो हिंदुओं के साथ रहना चाहते थे। मसलन 1916 में उनकी एक मशहूर स्पीच है जिसमें उन्होंने कहा कि टुवर्ड्स द हिंदूज आवर एटीट्यूड शुड बी ऑफ गुड विल एंड ब्रदरली फीलिंग्स। और ये भी उन्होंने कहा कि इंडिया इज आवर मदरलैंड, और हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर टू ग्रेट सिस्टर कम्युनिटीज। दोनों, कांग्रेस का और मुस्लिम लीग के इजलास जो हैं वो एक ही शहर में यानी लखनऊ में हुए, और एक एग्रीमेंट भी हुआ, लखनऊ पैक्ट जिसको कहते हैं। तो वो तो इतने कॉन्सिलिएटरी थे और हिंदुओं के साथ मिलके चलना चाहते थे, लेकिन हिंदुओं ने उनके साथ जो है वो
अच्छा सलूक नहीं किया. That is what most Pakistanis would tell you. बिकॉज सी सर, जो लॉजिक दिया जाता है कि जिना वाज नॉट कंफर्टेबल विद द रिलीजियोसिटी ऑफ महात्मा गांधी, तो सर बाल गंगाधर तिलक वो तो गांधी जी से भी ज्यादा ऑर्थोडॉक्स हिंदू थे, और उन्होंने तो जो है पूरी लाइफ अपने पॉलिटिक्स में रिलीजियस सिंबलिज्म को यूज किया. गणेश उत्सव की स्टार्टिंग महाराष्ट्र में वो बाल गंगाधर तिलक ने की 1890s में. तो उनकी रिलीजियोसिटी से तो जिना को कोई प्रॉब्लम नहीं थी. एजी नुरानी ने इवन बुक तक लिखी है कि तिलक एंड जिना कॉमरेड इन आर्म्स, और उसमें काफी जो है लाइक ही वाज काइंड ऑफ ए मेंटर टू जिना, बाल गंगाधर तिलक, और उनका केस भी लड़ा था जिना ने, सेडिशन वाला. सो एक तरह से मेंटर थे तिलक जिना के, तो जिना को कोई प्रॉब्लम नहीं थी तिलक की रिलीजियोसिटी से. बट गांधी जी की रिलीजियोसिटी से प्रॉब्लम हो गई जिना को, because I think Jinnah had ambitions of becoming the foremost leader of the country once these veterans are gone. Like 1915 में गोखले की डेथ होती है, 1917 में दादा भाई नौरोजी की डेथ होती है, 1920 में बाल गंगाधर तिलक की डेथ होती है. So it was an open field. So I think जिन्ना को ये ambition था कि ये लोग के जाने के बाद I would be the supreme leader, पर ऐसा हो ना सका. गांधी जी appeared on the scene all of a sudden in 1915 and he became the foremost leader of the country. So you can say कि it was some personal issues also, jealousy भी थी जिन्ना की, and that's why वो पूरी तरह से उन्होंने कांग्रेस से अपने आप को कट ऑफ कर लिया, and in 1920 he resigned from the Congress. एजी नूरानी साहब की जो बुक है उसका टाइटल है जिन्ना एंड तिलक कॉमरेड्स इन द फ्रीडम स्ट्रगल. तो उसमें तिलक का तो जो है, जो कोटेशन मैंने एक देखी है, उन्होंने कहा था रिलीजन एंड प्रैक्टिकल लाइफ आर नॉट डिफरेंट. तो जिन्ना साहब की फिलॉसफी जो थी उस वक्त तो काफी डिफरेंट थी, बल्कि 1935 तक, दैट इज 1935, उसमें भी जिन्ना साहब ने यहां तक कहा कि रिलीजन शुड नॉट बी अलाउड टू कम इनटू पॉलिटिक्स. रिलीजन इज मियरली अ मैटर बिटवीन मैन एंड गॉड. और बाद में उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग का फ्लैग जो है ये इस्लाम का फ्लैग है, एंड वी आर प्राउड दैट वी ब्रॉट रिलीजन इन पॉलिटिक्स. सो यू कैन सी द कॉन्ट्राडिक्शंस, और ये इनको रेकंसाइल किया ही नहीं जा सकता है. दे आर इररेकंसिलिएबल कॉन्ट्राडिक्शंस. ये जो आप सेकंड स्टेटमेंट आपने पढ़ी ये 1938 की है. यस. ये बताइएगा कि इकबाल को कैसे देखते हैं इंडिया में लोग, क्योंकि बहुत सारे एडमायरर्स भी हैं इकबाल के. पंडित नेहरू हैड वेरी गुड रिलेशंस विद हिम, और ये भी आपको पता है कि इकबाल ने अपना जो मशहूर जो उनकी स्पीच थी, खुतबा जिसको कहते हैं, इलाहाबाद वाला 1930, उसमें उन्होंने ये भी कहा था कि इंडिया इज द ग्रेटेस्ट मुस्लिम कंट्री इन द वर्ल्ड. लेकिन आज जो है बच्चों को ये नहीं बताया जाता पाकिस्तान में कि उन्होंने ये लफ्ज भी यूज किए. और फिर इस स्पीच में उन्होंने अरेबियन इंपीरियलिज्म को भी क्रिटिसाइज किया. तो पंडित नेहरू की प्राउड ऑफ हिज ब्राह्मण एंसेस्ट्री, वो भी कश्मीरी ब्राह्मण एंसेस्ट्री के थे. सो ही हैड वेरी गुड रिलेशंस विद द नेहरू फैमिली. That's the reason. और काफी सारी उन्होंने अपनी शायरियों में खुद को ब्राह्मण ज्यादा कहा है. आज इंडिया में पार्टीशन को कैसे देखा जाता है कि इज इट सीन एज अ ट्रेजेडी, इज इट सीन एज समथिंग एल्स? ओवरऑल इट इज सीन एज अ ट्रेमेंडस ह्यूमन ट्रेजेडी, कि लाइक 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए, 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को अपने घर बार छोड़ने पड़े. सो इट इज प्राइमरीली सीन एज अ ट्रेजेडी, और भारत माता के टुकड़े हुए. आज कोई भी इंडियन लाहौर या कराची विजिट नहीं कर सकता है. इट्स ऑलमोस्ट क्लोज टू इम्पॉसिबल टू विजिट दीज सिटीज, और ये काफी हिस्टोरिकल सिटीज हैं. लाहौर हो, कराची हो, एंड दिस व्हाट दे कॉल पेशावर, दीज आर वेरी हिस्टोरिकल सिटीज. मुल्तान, बट वी कैन नॉट विजिट. तो इसको ओवरऑल एक ह्यूमन ट्रेजेडी के तौर पर ही देखा जाता है. बट इन द लॉन्ग रन आई बिलीव दैट इट वाज अ गुड रिडेंस. इसीलिए अम्बेडकर ने भी अपनी बुक में कहा कि अगर पार्टीशन नहीं होगा तो इंडिया विल बिकम द सिक मैन ऑफ एशिया. और अम्बेडकर ने कहा कि लाइक पाकिस्तान की कोई जरूरत नहीं है, और मुस्लिम्स को अगर अपनी राइट्स की इतनी फिक्र है तो उसके लिए काफी सारे कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स हैं
और उन मैकेनिज्म से उनका जो है उनके जो लाइक ऑनरेबल स्टेटस इंडिया में सिक्योर की जा सकती है. बट इफ स्टिल मुस्लिम्स बिलीव दैट दे आर अ सेपरेट नेशन, देन पार्टीशन शुड बी एक्सेप्टेड. और इसके लिए उन्होंने एक बर्मा की एग्जांपल दी कि बर्मा करीब 110 साल इंडिया का पार्ट रहा, और फ्रॉम 1826 ऑनवर्ड्स, और 1937 में बर्मा को इंडिया से अलग कर दिया गया. पर उसके लिए किसी ने कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं किया कि आप ये क्यों कर रहे हो. तो अम्बेडकर ने कहा कि बर्मा जैसा पार्ट जो कि ज्यादा यूनिटी है जिसकी इंडिया से, उसके सेपरेशन पे किसी भी हिंदू ने ऑब्जेक्शन नहीं किया. तो पाकिस्तान जैसा एरिया जो कि स्पिरिचुअली एलियन, सोशली हॉस्टाइल और पॉलिटिकली डिटैचेबल है, ये एग्जैक्ट वर्ड्स हैं अम्बेडकर की उनकी बुक में, वो इंडिया से अलग हो रहा है. तो इसमें किसी को क्या ऑब्जेक्शन होना चाहिए, क्योंकि अम्बेडकर ने कहा कि यूनिटी जो होती है वो इमोशनल होनी चाहिए, स्पिरिचुअल होनी चाहिए. अगर आप ज्योग्राफिकल यूनिटी कहते हैं तो ये तो दी नेचुरल यूनिटी है, ये कोई यूनिटी नहीं है. अगर आप कहते हैं कि जी लैंग्वेज एक है या दिखते एक जैसे हैं या खान पान एक जैसा है, तो ये भी कोई यूनिटी नहीं है, ये तो एक्सीडेंटल यूनिटी है कि लोग कहीं पर एक साथ रह रहे हैं तो कुछ तो उनमें सिमिलरिटीज होंगी ही. तो ये भी कोई यूनिटी नहीं है. जो मेन यूनिटी होती है इट शुड बी इमोशनल, जिसको वो स्पिरिचुअल यूनिटी कहते हैं. बोले कि वो स्पिरिचुअल यूनिटी हिंदू मेजोरिटी एरियाज और मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज के बीच बिल्कुल भी नहीं है. तो इसीलिए हिंदूज को इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए. और बट उन्होंने इसके अगेंस्ट में एक और एग्जांपल दिया क्यूबेक का. क्यूबेक जैसे कि आप जानते हैं एक फ्रेंच डोमिनेटेड पार्ट है कनाडा का, और वहां पर फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो एक ऑफिशियल लैंग्वेज है. तो कहा कि लाइक सदियों से फ्रेंच लोगों में और इंग्लिश लोगों में एक कॉन्फ्लिक्ट रहा है, वो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कनाडा तक भी पहुंच गया. बट स्टिल क्यूबेक इज अ पार्ट ऑफ कनाडा, क्योंकि उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म्स बनाए गए कि उनका जो है राइट्स को सेफगार्ड किया जा सके फ्रेंच स्पीकिंग पीपल. इसीलिए लाइक कॉन्फ्लिक्ट्स के बावजूद भी लोग एक साथ रह रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में रह रहे हैं. तो इसीलिए भी पार्टीशन की कोई जरूरत नहीं है. बट स्टिल इफ मुस्लिम्स बिलीव दैट दे आर अ सेपरेट कंट्री, देन पार्टीशन शुड बी एक्सेप्टेड. तो ये अंबेडकर ने कई जो है वो दिए लाइक लॉजिक्स फॉर पार्टीशन एंड अगेंस्ट पार्टीशन. और लाइक इवन मुस्लिम लीग के बारे में भी काफी जो है लोगों में जिसको कहते हैं इख्तिलाफात थे कि जब शिमला डेपुटेशन हुआ तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने उसको एक कमांड परफॉर्मेंस कहा. कमांड और कमांड परफॉर्मेंस जी, यानी यस यस. अच्छा, ये खैर उन्होंने बाद में कहा था. आई थिंक ही सेड दिस इन 1923. और शिमला डेपुटेशन जो था जब 1935 के करीब जो प्रोमिनेंट मुस्लिम्स थे, दे कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश वाइसरॉय इन शिमला, और आगा खान जो थे वो उनके हेड थे. तो उसमें उन्होंने मेन जो डिमांड थी सेपरेट इलेक्टोरेट की रेज की थी. मुतालबा किया था कि अंग्रेज हमें सेपरेट इलेक्टोरेट दें, और जिन्ना साहब जो थे वो उसके मुखालिफ थे. ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि आगा खान ने अपनी बायोग्राफी में ये लिखा कि उस वक्त हमारा सबसे जो स्ट्रॉन्ग अपोनेंट था वो जिन्ना था. जी. अच्छा, उसमें एक और चीज भी आती है उस जमाने की कि आपको पता है कि 1905 में 1905 में बंगाल की तकसीम हुई. yes. तो उसके बारे में पाकिस्तानी हिस्टोरियोग्राफी, पाकिस्तानी टेक्स्ट बुक्स ये कहती हैं कि उससे मुसलमानों को फ़ायदा होता था, और इसलिए कांग्रेस ने उसको अपोज किया, एक नेशनलिस्ट इशू बना दिया उसको, और उससे उनकी जो थी हिंदू मेंटेलिटी एक्सपोज हो गई. आप कैसे देखते हैं इस आर्ग्यूमेंट को? देखिए, अगर इतना ही ये था तो जिन्ना ने क्यों अपोज नहीं किया? जिन्ना को तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं था लाइक यू नो कि बंगाल एक रहे. जिन्ना वाज इन द फेवर ऑफ बंगाल, इन ऑफ अ यूनाइटेड बंगाल, एंड जिन्ना डिडंट अपोज द स्टैंड ऑफ कांग्रेस, और वो कांग्रेस के पार्ट रहे. तो अगर इतना ही ये गलत फैसला था तो जिन्ना शुड हैव अपोज्ड इट, बट ही डिड नॉट, और वो कांग्रेस के साथ ही रहे. उनका शायद उस वक्त एक्सपीरियंस नहीं था, वो नए नए पॉलिटिक्स में आए थे, और 1904 में उन्होंने तो उसके बाद ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या एक्सपीरियंस हुआ कि ही बिकेम सो यू नो. आपने कहा कि 1916 में ही वाज कॉल्ड
एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। और 1946 में इसी जिन्ना ने कहा कि इधर वी विल डिवाइड इंडिया और डिस्ट्रॉय इंडिया, डायरेक्ट एक्शन डे के पहले। सो यू कैन सी, तो ऐसा क्या हुआ, यही हुआ कि ही वाज नॉट अलाउड टू बिकम द सुप्रीम लीडर ऑफ इंडिया, और वो अलग थलग होते ही गए कांग्रेस से। और यही चीज जो है नेहरू ने भी कही जिन्ना के बारे में, कि जिन्ना वाज कॉल्ड द एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ये अपनी ऑटोबायोग्राफी में नेहरू ने कहा है। पर फिर जो है बाद में जब गांधी जी आए एंड मैस पॉलिटिक्स और वो सब स्टार्ट हुआ, तो जिन्ना वाज अपोज टू इट एंड ही बिकेम एन आइसोलेटेड फिगर। और फिर उसके बाद जो है कांग्रेस छोड़ी दी। और इतने एलिटिस्ट लीडर थे जिन्ना, नेहरू ने यह भी कहा कि जिन्ना ने एक बार सजेस्ट किया था कि जो मैट्रिक पास है उन्हीं को ही कांग्रेस का मेंबर जो है बनना चाहिए। तो नेहरू सेड कि आई एम नॉट श्योर इफ ही वाज सीरियस while making that suggestion, but overall जो जिन्ना का आउटलुक था उससे ये मैच करता है स्टेटमेंट कि जो मैट्रिक पास है उन्हीं को कांग्रेस मेंबर बनना चाहिए। और उस टाइम आप देख लीजिए कितने लोग मैट्रिक पास होते थे। सो ही वाज वेरी एलिटिस्ट काइंड ऑफ पर्सन, जो कि ये सब लाइक आम जनता के साथ मिलना जुलना, ही डिडंट लाइक इट मैस पॉलिटिक्स। पर बाद में नेहरू ने कहा कि बाद में वो जो है मुस्लिम सोसाइटी के सबसे ज्यादा रिएक्शनरी एलिमेंट्स के साथ जाके मिल गए, और यही काम जिन्ना ने किया। फिर रिलीजन को लाया पॉलिटिक्स में, मैस मूवमेंट किया, डायरेक्ट एक्शन डे में वायलेंस की। सो यू कैन सी द कॉन्ट्रडिक्शन अगेन। अच्छा ऋषि, एक और मसला जो पाकिस्तानी हिस्टोरियोग्राफी में बहुत एम्फसाइज किया जाता है वो है वंदे मातरम या वंदे मातरम, जो नेशनल सॉन्ग था जो कांग्रेस की मीटिंग्स में गाया जाता था। और उसमें खास तौर पे जब कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज बनी 1937 में, उसमें कहा गया कि वंदे मातरम को नेशनल सॉन्ग डिक्लेयर कर दिया गया और मुसलमानों पे जुल्म के पहाड़ तोड़े गए। इंग्लिश में कहते हैं अनस्पीकेबल एट्रोसिटीज वर कमिटेड अगेंस्ट मुस्लिम्स। और वंदे मातरम, जिसके बारे में कहते हैं जी, हमारे एक स्कॉलर थे डॉक्टर सफदर महमूद ने कहा कि ये पॉलीथियस्टिक सॉन्ग है। तो आप कैसे देखते हैं इस कंट्रोवर्सी को? देखिए, वंदे मातरम तो जो है काफी हिस्टोरिकल सॉन्ग है ये, और ये सॉन्ग तो काफी पहले से जो है पॉपुलर था, और पहले जिन्ना को कोई प्रॉब्लम नहीं थी इस सॉन्ग से। ये प्रॉब्लम भी बाद में ही स्टार्ट हुई, सब कुछ जो है बाद में ही जिन्ना को समझ में आया कि नहीं, ये पहले जो हो रहा था ये सब गलत था। तो जो काम जिन्ना पहले कर रहे थे वो जो है जिन्ना को बाद में फिर गलत नजर आने लगा। और जहां तक वंदे मातरम की बात है, ये काफी हिस्टोरिकल सॉन्ग है, और लाइक इट इज ट्रिब्यूट टू द मदरलैंड। इसमें मदरलैंड को होमेज दी जा रही है, उसको रेस्पेक्ट किया जा रहा है, और इसमें पॉलीथियस्टिक एलिमेंट कुछ भी नहीं है। हाँ, जो पूरा जो सॉन्ग है वंदे मातरम, उसमें जो उसके फाइनल स्टैंजास हैं, उसमें लाइक स्टैंजास में मदर इंडिया को हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस से कंपेयर किया गया है। पर जो है कांग्रेस में महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के कहने पर जो है उन स्टैंजास को एक्सपंज कर दिया गया था, और जो शुरुआती स्टैंजास हैं उन्हीं को एज ए सॉन्ग, एज एन ऑफिशियल सॉन्ग यूज किया गया। तो उसमें कोई भी हिंदू डिएटीज के जो है का उल्लेख नहीं मिलता, वो मेंशन नहीं है वंदे मातरम सॉन्ग में। पर इससे भी जो है लाइक दे वर नॉट सेटिस्फाइड, और यहाँ तक कहा कि मतलब मुस्लिम लीग का फ्लैग जो है वो कांग्रेस के फ्लैग के साथ ही जो है हर जगह फहराया जाना चाहिए। एंड मुस्लिम लीग क्यों फहराया जाए? मुस्लिम लीग वाज नॉट अ सेक्युलर ऑर्गेनाइजेशन। मुस्लिम लीग में तो नॉन मुस्लिम्स ज्वाइन तक नहीं कर सकते थे। डू यू नो दैट? नॉन मुस्लिम्स वर नॉट अलाउड टू ज्वाइन मुस्लिम लीग। और 1947 में एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट ने कहा जिन्ना से कि अब तो पाकिस्तान बन गया है, अब तो मुस्लिम लीग के दरवाजे खोल दिए जाए नॉन मुस्लिम्स के लिए। तो जिन्ना सेड नो, लोग अभी इसके लिए तैयार नहीं होंगे पाकिस्तान में, पीपल आर नॉट रेडी फॉर इट। और ये स्टेटमेंट इश्तियाक अहमद ने भी अपनी बुक में कोट किया है, वेंकट धुलीपाला ने भी कोट किया है। अच्छा, जो वंदे मातरम की बात है तो उसमें जो है राजेंद्र प्रसाद जो पहले प्रेसिडेंट थे इंडिया के, उन्होंने अपनी बुक में ये लिखा है कि जब मुस्लिम लीग ने एतराज़ किया तो कुछ उसके स्टैंजास वो उसमें से निकाल दिए गए थे, और जो बिल्कुल हार्मलेस समझे गए, जिनसे कोई ऐसी फीलिंग नहीं आती थी, तो वो रिटेन किए गए। लेकिन वो जो है शुरुआती एक दो स्टैंजास ही रिटेन किए गए, बाकी तो एक्सपंज कर दिए गए।
वो तो नहीं गाए जाते थे कांग्रेस के सेशंस में। और मोर रिसेंटली आरिफ मोहम्मद खान जो इस वक्त केरल के गवर्नर हैं, उन्होंने भी वंदे मातरम का डिफेंस किया है। उन्होंने कहा कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, और उन्होंने वो उर्दू तर्जुमा जो है उसका, वो किसी इस्लामिक स्कॉलर को भी दिखाया था, और उन्होंने भी ये जाने बगैर कि ये किस चीज़ का तर्जुमा है, उसको कहा कि इसमें तो कोई ऐसी काबिल एतराज़ बात नहीं है। तो एनी फाइनल थॉट्स ऋषि? हाँ, तो अंबेडकर ने भी यही कहा कि लाइक मुस्लिम लीग की डिमांड्स बढ़ती ही जा रही हैं। आप जितना मतलब इनके सामने बैंड होंगे, कांग्रेस जितना झुकती है उतनी जो है डिमांड्स अपनी मुस्लिम लीग बढ़ा देती है। सो अंबेडकर ही सेड कि अब हमें जो है सेटलमेंट करना चाहिए इनके साथ, एंड नॉट इनकी डिमांड्स को मानते हैं, बिकॉज दे विल नेवर बी सेटिस्फाइड। आप जो भी बोलेंगे ये अपनी डिमांड्स और ज्यादा एक्सट्रीम कर देंगे। और जहां तक सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बात है, सेपरेट इलेक्टोरेट्स आर एंटी डेमोक्रेसी। ये मैं पहले भी आपके शोज में कह चुका हूं कि ये मॉडर्न डेमोक्रेसी के कंप्लीटली अगेंस्ट है कि कोई मतलब ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हो जहां पर एक ही रिलीजन के लोग वोट डालें और उसी रिलीजन के लोग इलेक्शन लड़ सकें। क्योंकि इससे ये होता है कि जो भी रिप्रेजेंटेटिव चुनकर आते हैं, दे आर जस्ट नॉमिनल रिप्रेजेंटेटिव्स, दे डोंट हैव एनी शेयर इन द पावर में उनका कोई शेयर नहीं होगा, वो जस्ट नॉमिनल रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। सो सेपरेट इलेक्टोरेट्स दे आर कंप्लीटली एंटी-डेमोक्रेसी। एक्चुअली पाकिस्तान मूवमेंट वाज एंटी-डेमोक्रेसी, और ये डेमोक्रेसी की नफी करके जो है ये मुल्क वजूद में आया, आप कह सकते हैं। नहीं, डेमोक्रेसी कैसे? हमें तो दिन रात ये बताया जाता है कि पाकिस्तान मूवमेंट वाज अ डेमोक्रेटिक मूवमेंट, और मुसलमानों ने एक मुत्तहिद होकर, यूनाइटेड होकर एक मुतालबा किया कि हम अलहदा रहना चाहते हैं। तो इज इट नॉट देयर डेमोक्रेटिक राइट टू लिव सेपरेटली? अच्छा, इसी पर आई एम ग्लैड यू रेज्ड दिस पॉइंट। जो 1944 में जो टॉक्स हुई थी गांधी जी और जिन्ना के बीच, तो वो राजा जी के फॉर्मूला पर थी, राइट? तो उसमें यह था कि जितने भी मुस्लिम मेजोरिटी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहां पर जो रहने वाले सभी लोग हैं उनको राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन दिया जाए। पर जिन्ना ने इसको ऑब्जेक्ट किया कि नहीं, वहां पर रहने वाले सिर्फ मुसलमानों को ही राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन दिया जाएगा। कैन यू मतलब इससे ज्यादा परवर्स लॉजिक हो सकता है दुनिया में कि राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन तो किसी एरिया में रहने वाले सब लोगों के पास होता है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ एक ही रिलीजन के लोगों को राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन होगा, दूसरों को नहीं होगा? सो दिस इज अगेन एंटी डेमोक्रेसी। और जो जिन्ना ने भी कहा कि ब्रदर गांधी हैज 3 वोट्स, आई हैव 1 वोट, तो ये लाइक वही चीज है जो कि सैयद अहमद खान ने कही थी कि इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक इंडिया में तो हिंदुओं के वोट ज्यादा होंगे और मुसलमानों के कम। मैं आपसे कहता हूं कि जो मेजोरिटी में है उसी के ना वोट ज्यादा होंगे। अमेरिका में अब गोरो व्हाइट अमेरिकन के वोट ज्यादा है क्योंकि वो मेजोरिटी में है। साउथ अफ्रीका में जो है ब्लैक्स के वोट ज्यादा हैं क्योंकि वो मेजोरिटी में है, तो जो मेजोरिटी में है उसी के वोट ज्यादा होंगे ना। So what kind of nonsense logic? I'm sorry to use that word, but this is a nonsense logic. और जैसा कि मैंने पहले कहा, मुस्लिम लीग में तो नॉन मुस्लिम्स ज्वाइन तक नहीं कर सकते थे। इट वाज अ कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन, सो दिस इज नॉट डेमोक्रेटिक। सो दैट्स व्हाई आई से पाकिस्तान मूवमेंट वाज एन एंटी डेमोक्रेटिक मूवमेंट। और वही कि आप मतलब पाकिस्तान में 23 साल तक तो कोई इलेक्शन ही नहीं हुए, नो जनरल इलेक्शन। सोचिए, पहला इलेक्शन 1970 में हुआ पाकिस्तान में, और जिसकी वजह से पाकिस्तान टूट गया बिकॉज अवामी लीग को पावर नहीं देना था वेस्टर्न पाकिस्तानी एलीट को, स्पेशली जुल्फिकार अली भुट्टो को। और एक और बात बताता हूं मैं मजे की, 1958 तक जुल्फिकार अली भुट्टो खुद को इंडियन सिटीजन बता रहे थे, और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने केस भी किया था इस पर एक कि उनकी जो प्रॉपर्टीज थी मुंबई में, उनको आया कि अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके बेच दे, ऑप्शन कर दे, अपने मतलब कंट्रोल में ले लें। तो जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा कि नहीं नहीं जी, ऐसा मत करिए, मैं तो इंडियन सिटीजन ही हूं, मैं तो यहाँ टेम्पररी बेसिस पर रह रहा हूँ पाकिस्तान में, और मैं तो बस ये अब जल्दी वापस आने वाला हूँ, तो आप ऐसा मत करिए। फिर 1958 में कहा, जब वो मिनिस्टर बनाया गया जुल्फिकार अली भुट्टो को, कि नहीं अब मैं वापस नहीं आऊंगा बिकॉज अब मैं मिनिस्टर बन गया हूँ। सो 1958 तक ही वाज क्लेमिंग टू बी एन इंडियन सिटीजन,
और फिर 1965 की जंग में पूरी तरह से लाइक यू नो ही वाज द मेन माइंड बिहाइंड द। क्या ये हिंदुओं का फॉल्ट था? वो मेजोरिटी में है। अब जैसे आप मलेशिया की बात करिए, मलेशिया में अराउंड 35 to 40% पॉपुलेशन नॉन मुस्लिम है। सो डू पाकिस्तानी सपोर्ट देयर राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन? इंडोनेशिया में बाली आइलैंड 85-90% हिंदू है। सो डू पाकिस्तानी सपोर्ट राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ द हिंदूज इन द बाली आइलैंड? सो ये काफी सारे ग्लेरिंग क्वेश्चंस हैं और इसमें भी पाकिस्तानी माइंडसेट के कॉन्ट्रडिक्शंस आपको जो है सामने नजर आ जाएंगे। सो दैट्स व्हाई आई से कि पाकिस्तान का मूवमेंट, पाकिस्तान की तहरीक वो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट थी और डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स की नफी करती है। अच्छा ऋषि, बात ये है कि मलेशिया में तो मुझे पता है कि भूमिपुत्रा की एक पॉलिसी भी है। भूमिपुत्रा का इक्वल राइट्स नहीं है नॉन मुस्लिम्स को? जी, नॉन मुस्लिम्स को इक्वल राइट्स नहीं हैं। और इंडोनेशिया में बाली जो आइलैंड है उसमें तो क्लियर कट मेजॉरिटी, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है हिंदुओं की। yes. लेकिन पाकिस्तानियों की सपोर्ट तो तब क्वेश्चन आएगा ना कि जब वहां कोई मूवमेंट हो, कोई सेपरेटिस्ट मूवमेंट हो। तो इन दोनों मुल्कों में तो कोई सेपरेटिस्ट मूवमेंट नहीं है। नहीं तो पाकिस्तानी को बोलना चाहिए ना कि जो है वहां पर भी राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन दिया जाए। और आपने कहा सेपरेटिस्ट मूवमेंट नहीं है, कि दिस शोज कि हिंदुओं को कोई प्रॉब्लम नहीं है एक मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री में रहने में। हिंदुओं को कोई प्रॉब्लम नहीं है इंडोनेशिया में, मलेशिया में रहने में। ये मुस्लिम्स को ही क्यों प्रॉब्लम होती है कहीं भी माइनॉरिटी में रहने में? ये दिस इज द मेन क्वेश्चन और इसका जो है पाकिस्तानियों को जवाब देना चाहिए कि जब आपको इंडिया में सारे राइट्स मिल रहे थे, आपने तो पाकिस्तान में सारे राइट्स दिए नहीं नॉन मुस्लिम्स को। इंडिया में तो आज भी सारे राइट्स हैं नॉन मुस्लिम्स को, सारी पोस्ट खुली हैं, प्रेसिडेंट बन सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, आर्मी में जा सकते हैं, ब्यूरोक्रेसी में जा सकते हैं, फॉरेन सर्विस में जा सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। आपके यहाँ तो मेन जो न्यूज़पेपर है आपका नवाए वक्त, वो कैसी मतलब हेट स्पीच लिखता है हिंदुओं के अगेंस्ट, और कोई छोटा मोटा अखबार नहीं है। वन ऑफ द लीडिंग न्यूज़पेपर्स, द लीडिंग उर्दू न्यूज़पेपर ऑफ पाकिस्तान, कि वो लिखता है कि हिंदू खून पीने वाले दरिंदे होते हैं और इस टाइप की चीजें। सो कुछ अपने भी मतलब गिरेबान में झांक के देखना चाहिए पाकिस्तानियों को कि हमने क्या पहले गलतियां की और आज भी क्या गलतियां कर रहे हैं, और बजाय कि जो है पूरी दुनिया खराब है और हम अच्छे हैं, इस माइंडसेट से बाहर निकलना चाहिए। और विक्टिमहुड के माइंडसेट से कि हम पर जुल्म हुए हैं, हमारे साथ गलत हुआ है, हमारे खिलाफ साजिशें हुई हैं, हमने कुछ नहीं किया कभी। आपके यहाँ आपने डेमोक्रेसी के नाम पे, चलिए ठीक है 47 के बाद की बात करते हैं, आपने डेमोक्रेसी के नाम पे मुल्क बना लिया और 23 साल तक कोई जनरल इलेक्शन ही नहीं हुआ पाकिस्तान में। व्हाट काइंड ऑफ, इंडिया में तो 4 साल में इलेक्शन हो गए थे। 1951 के एंड में इलेक्शन स्टार्ट हो गए थे और 52 के आई थिंक मार्च या अप्रैल में खत्म हुए थे। तो 4 साल में इंडिया ने जो है डेमोक्रेटिक इलेक्शन करके दिखा दिया और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। पर आपका तो छोटा मुल्क था, आप तो 23 साल तक इलेक्शन नहीं करा पाए। पहला पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बना 1956 में, जो कि 2 साल में ही एब्रोगेट हो गया। दूसरा आई थिंक बना 1962 में, जो कि 69 में एब्रोगेट हो गया, और तीसरा आई थिंक बना 1973 में, जो कि 77 में एब्रोगेट हो गया। सो आप एक कॉन्स्टिट्यूशन तक नहीं बना पाए जिससे मुल्क को चला सके, इलेक्शन नहीं करवा पाए। 1970 में पहला डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ जिसको वेस्टर्न जो है वर्ल्ड और वेस्टर्न ऑब्जर्वर्स और एक्सपर्ट्स भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन मानते हैं, और उसमें अवामी लीग की मेजोरिटी आई। बट आपने पूरे डेमोक्रेटिक नॉर्म्स की बखिया उधेड़ दी और उसको तक को एक्सेप्ट नहीं किया और उनको पावर नहीं दी, और मुल्क आपका टूट गया। मुल्क तोड़वाना आपको मंजूर था, पर कोई बंगाली पार्टी पावर में आई, ये आपको मंजूर नहीं था। सो कुछ जो है जो गलतियां हुई हैं उनकी तरफ भी थोड़ा तवज्जो देनी चाहिए, बजाय इंडिया पे या अमेरिका पे या दूसरे कंट्रीज पे उंगली उठाने के। अच्छा ऋषि, आपने कहा कि इंडिया में मुसलमानों को और बाकी जो माइनॉरिटीज़ हैं तमाम पोस्ट जो हैं उनके लिए खुली हैं, तमाम ओहदे जो हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते हैं। लेकिन आपको पता है सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट थी, कांग्रेस के दौर में वो कमेटी फॉर्म की गई थी, तो उसमें बताया गया कि मुसलमान जो हैं वो तो बहुत ही पिछड़े हुए हैं।
और पाकिस्तान में बहुत तस्करा होता है सच्चर कमेटी का, तो उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, पिछड़े हुए हैं और इसका भी कहीं ना कहीं तार पाकिस्तान से ही जाके जुड़ते हैं, क्योंकि जब पार्टीशन हुआ तब आप कह सकते हैं कि पूरी की पूरी मुस्लिम एलिट जो है वो पाकिस्तान चली गई, और जो इंडिया में जो रह गए वो मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लोग रह गए, मुसलमान। और फिर जो उसके बाद मुस्लिम सोसाइटी ने जो स्टैंड जो है इख्तियार किया, अपने यहाँ सोशल रिफॉर्म्स को अपोज किया। हिंदुओं में तो 1955 में ही हिंदू मैरिज एक्ट आ गया, पर मुसलमानों ने अपने रिफॉर्म्स को अपोज किया, कहा, और ज्यादा रिएक्शनरी और कंजर्वेटिव होते गए, और पूरी तरह से मुल्लायत और वो सब चीजें बढ़ गई इंडियन मुस्लिम सोसाइटी में। यही मेन फैक्टर बना बाद में जाके, जो शाहबानों का जो स्टैंड लिया मुस्लिम सोसाइटी में ने, जो अयोध्या में राम टेम्पल को लेके जो स्टैंड लिया, तो लाइक और ज्यादा लाइक एक कुकून में कहते हैं, एक बबल में जो है वो चले गए मुसलमान, और खुद को जो है पूरा इंडियन मेन स्ट्रीम से अलग करके वो मानने लगे और अलग करके रखा। और यही मेन कारण जो है उनकी पिछड़ेपन का है। क्योंकि देखिए सर, आज का जमाना ऐसा है कि कॉम्पिटेटिव पोस्ट हैं, आप अगर एलिजिबल हैं तो आप बन जाओ। काफी मुसलमानों ने टॉप किया ही है, जो IAS IPS के एग्जाम्स होते हैं उसमें। तो ऐसी बात नहीं, आज ऐसा है कि आप में एलिजिबिलिटी है तो आप एक्सेल करेंगे, आप में एलिजिबिलिटी नहीं है तो लाख गवर्नमेंट आपको कितना भी हेल्प करे, यू कैन नेवर एक्सेल। और इंडियन गवर्नमेंट आज भी हजारों करोड़ रुपए हर साल माइनॉरिटीज पे खर्च करती है, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए कितनी सारी स्कॉलरशिप्स दी जाती हैं, पर एक लिमिट तक ही गवर्नमेंट कर सकती है, उससे ज्यादा नहीं। मुस्लिम सोसाइटी को खुद ही इनिशिएटिव लेना होगा आगे बढ़ने के लिए। जी, ये मेरे इल्म में है कि औरिया मकबूल जान जैसे लोग सच्चर कमेटी का बहुत जिक्र करते हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो कभी ये मुतालबा नहीं करते कि पाकिस्तान में भी सच्चर कमेटी जैसी कोई कमेटी बननी चाहिए जो पता चलाए कि पाकिस्तानी माइनॉरिटीज़ क्यों पिछड़ी हुई हैं। तो ये एक मेरे ख्याल में एक इशू है जिस पे उनको गौर करना चाहिए, एंड दे शुड जज इंडिया एंड पाकिस्तान बाय द सेम मेजर, बाय सेम स्टैंडर्ड। So thank you very much, Rishi, for your time. Thank you so much.